खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर है और देश भी जानना चाहता आखिर हो क्या रहा है। पीएम की अपील के साथ देश खड़ा हो रहा है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो यही गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम को आप देख रहे हैं। आज उनका अलग अंदाज नजर आया। बाइक में पीएम मोदी ने अपील की थी तो उन्होंने बाइक उठा ली। Yes. चल Hold on. Yes. अब देखिए जरा एक और तस्वीर आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को देखिए, बस में सवार हुए और बस से जा रहे थे। एक और मंत्री जी को आपको दिखाऊं, अर्जुन राम मेघवाल साहब ई रिक्शा पर सवार हुए। एक संदेश देने की कोशिश है पूरे देश को कि किस तरह तेल बचाना है, किस तरह डीजल बचाना है, पेट्रोल की खपत कम करनी है। इसलिए सार्वजनिक वाहन से चलें, बड़े बड़े काफिलों को छोटा कर दें। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, साइकिल से दफ्तर पहुंचे हैं सुरेश खन्ना। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मंत्री जी ने साइकिल उठा ली। कुछ और नेताओं की तस्वीर आपको दिखाऊं। शहनवाज हुसैन साहब ने भी अपनी गाड़ी निकाली है, लेकिन देखिए जरा कौन सी गाड़ी उन्होंने, ये देख रहे हैं, ई कार निकाल ली है। कल इसी तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, सम्राट चौधरी की भी और मोहन यादव की भी। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं भिंड से। ये तस्वीर देख रहे हैं, 100 गाड़ियों के काफिले पर एक्शन हुआ है। ये बीजेपी नेता थे जो 100 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे, उसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। और आइए अब आपको लिए चलता हूं मैं दक्षिण भारत। वहां भी इसका असर नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है। सिर्फ 4 गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री का है। अब देखिए जरा अलग अलग राज्यों में आपके राज्य में क्या तैयारी है, क्या आदेश दिए गए। सबसे पहले यूपी की बात। योगी सरकार ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। सरकारी दफ्तर में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री रखना होगा। उत्तर प्रदेश में नो व्हीकल डे लागू होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में 1 दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस मेट्रो से चलना होगा। दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन करने का फैसला हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री 1 साल तक विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे। दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक होगी। दिल्ली सरकार 6 महीने तक कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता ने हर सोमवार को मेट्रो से आने का ऐलान किया है। नो व्हीकल डे के लिए जनता से अपील की जाएगी। कोर्ट, यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन तरीके से चलाने की अपील की गई है। महाराष्ट्र देखिए, सीएम फडणवीस खुद बुलेट से आज विधानसभा पहुंचे। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा गया है महाराष्ट्र में। साथ ही काफिले में कमी लाने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री आशीष शेलार ने फ्रांस का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बिहार देखिए, सम्राट चौधरी के बाद दूसरे मंत्री भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करने लगे। बिहार में बिना किसी काफिले के नीतीश मिश्रा
इलेक्ट्रिक गाड़ी से पहुंचे और कई मंत्री एक या दो गाड़ियों में ही कार्यक्रम और बैठकों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, एमपी के सीएम मोहन यादव के काफिले में गाड़ियां घटा दी गई हैं। काफिले में अब सिर्फ 8 गाड़ियों को शामिल किया गया है। वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित की जाएगी। राजस्थान जयपुर में सीएम भजनलाल के साथ 5 गाड़ियां दिखी हैं। उनके काफिले में पहले 14 से 16 गाड़ियां हुआ करती थीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इन फैसलों के बाद सियासतदान क्या कहते हैं। दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी। हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, वो बचाने का प्रयास हम करेंगे। जागतिक स्तर पर जो संकट है वो ध्यान में लेते हुए आज हमने पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, हमने भी हमारा ताबा कब्जा किया, हमने बस में बैठकर। प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करना। आप पिछले प्रधानमंत्री, इसलिए सरकार बनाई जाती है। कोई चीज कमी है तो उसको दूर किया जाए। प्रधानमंत्री जी इसी तरह का काम करते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यानी उनके पास कोई विजन या कोई रोड मैप नहीं है। अब देखिए जरा, कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं। कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है। किन किन के दाम बढ़े देखिए जरा। सबसे पहले अमूल और मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया। दोनों ने प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए। यह बढ़ोतरी 14 मई से लागू होगी। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी की कीमतों का यह झटका फिलहाल मुंबई में लगा है। बढ़ी कीमतें 14 मई की रात 12 बजे से लागू हो गई। देश के दूसरे शहरों में इसकी कीमतें अभी पुरानी ही हैं। मुंबई में सीएनजी कीमतें बढ़ते ही किराया बढ़ाने की मांग तेज हो गई। मुंबई महानगर में 12 लाख गाड़ियां सीएनजी पर चल रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियां लगातार घाटे में, ऐसे में जल्दी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान अमेरिका टेंशन से रोजाना 1619 करोड़ ज्यादा खर्च हो रहे हैं। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो माल ढुलाई महंगी होगी और इससे जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने की आशंका है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं इस पर। 2-2 रुपया करके बढ़ाते हैं। अभी हमारा जो बजट है उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ती है। आम इंसान की बजट देखो और वो अपना 2 रुपए मनमानी करेंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। रिक्वेस्ट है सरकार को कि ऐसा मत करो, गरीब जनता और मध्यम वर्ग को जीने दो। हर 6 महीने में 2-2 रुपया करके दूध का भाव, सब्जी का भाव, ईंधन का भाव, सबका भाव बढ़ा देते हैं। अब गरीब इंसान क्या करे। बहुत कमाई पे असर होएगा ना सर। कितना 400-500 दिन का बचता है, उसमें 200-250 रुपया सीएनजी और एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि जिस तरह से हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, सीएनजी का भी भाव बढ़ गया है, मेंटेनेंस भी बढ़ जा रहा है, इस हिसाब से हम लोग का भी भाव बढ़ना चाहिए। 2 रुपया तो बढ़ते रहता है। अभी सालों में क्या 2-4 साल के बाद बढ़ जाता है तो फिर होते रहता है वो तो भाव। रेट बढ़ने की वजह से बहुत परेशानी हो गई है जी। इस महंगाई में जाएंगे तो कैसे घर चलेंगे। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लानी होगी इसके लिए। ये आज अगर ऐसे रेट बढ़ेंगे तो हम लोग की पॉकेट पर कितना ज्यादा बोझ आ रहा है, ये गवर्नमेंट साथ समझ नहीं पा रही इस चीज को। अभी हर चीज में बढ़ेगा। अभी तो मिल्क में बढ़ा है और पेट्रोल हाइक होगा प्राइस, तो बाकी चीज भी बढ़ना ही बढ़ना है। आइए इस बीच एक और ग्राफिक्स आपको दिखाऊं, एक और खबर कि एक तरफ असर दिख रहा है साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री की अपील है, कुछ चीजों के दाम बढ़े और प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाने वाले। क्या है वजह आपको बताऊं। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में है। पीएम मोदी कल 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। ऊर्जा सुरक्षा पर साझेदारी के लिए बेहद अहम दौरा है। इसके अलावा पीएम मोदी सबसे पहले यूएई का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल नहयान से मुलाकात करेंगे और दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा करेंगे। एलपीजी संकट और तेल की कमी को दूर करने के लिए 2 बड़े समझौते होंगे। इसके बाद मोदी नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा करेंगे। साथ ही आखिरी चरण में पीएम मोदी इटली की यात्रा पर होंगे। 19 से 20 मई तक इटली का यह दौरा होगा और 6 दिनों में पीएम मोदी 5 देशों का दौरा करेंगे।
दौरे में व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश सहित कई मुद्दों पर जोर होगा। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो कल से शुरू होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रणधीर जायसवाल। और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो एक बहुत पुष्ट और घनी साझेदारी है, पिछले कई एक सालों में प्रधानमंत्री की 7 यात्रा हो चुकी है यूएई की, और वहां से उनके राष्ट्रपति की हमारे देश में 5 बार यात्रा हो चुकी है। जो इस बार की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, इससे इस मित्रता को, इस साझेदारी को और इसमें घनिष्ठता आएगी, और आप देखेंगे कि कई एक सारी अग्रीमेंट, MOUs इसके दरमियान किया जाएगा, जिसमें कि ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक अच्छा समय होगा जब दोनों लीडर्स आपस में बैठ करके जो क्षेत्रीय माहौल है, जो स्थिति है, तो उसके ऊपर एक दूसरे के से विस्तार में विस्तृत तरीके से विचार विमर्श कर सकते हैं, और खास करके हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, द्विपक्षीय सहयोग है, उनको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। नई इनिशिएटिव्स का अवसर मिलेगा। अगर मैं कहूँ तो यूएई भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अहम भागीदार रहा है। हमारी जो एनर्जी पार्टनरशिप है वो एक बायर सेलर की पार्टनरशिप ना होके उन्होंने भी इस पार्टनरशिप ने एक स्ट्रेटेजिक आयाम उसको पाया है एनर्जी के विषय में, और हमारी कोशिश ये है कि इसको हम और कैसे डाइवर्सिफाई करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, आज राहुल गांधी पर बीजेपी ने कुछ बड़े आरोप लगाए। आरोप यह कि राहुल की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा जो 11 साल में हुई है, 10-11 साल में बीजेपी का कहना है 54 से ज्यादा उन्होंने विदेश यात्रा की है और उनकी कमाई बहुत कम है। उस हिसाब से उनकी विदेश यात्रा का खर्च कौन उठाता था? तो आइए देखिए जरा बीजेपी क्या आरोप लगा रही है और उस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा 2004 से 2026 के बीच राहुल ने 54 निजी विदेश यात्रा की है। उन्होंने इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम की यात्रा की है। राहुल गांधी सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और यूएई भी गए। इन यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें कोई भी सरकारी या संसदीय दौरा शामिल नहीं है। चुनावी हलफनामे में उनकी 10 साल की आय 11 करोड़ थी, आय कम थी, तो विदेशी यात्रा पर 60 करोड़ कैसे खर्च किए गए? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग आखिर कौन कर रहा है? राहुल की यात्राओं की फंडिंग का रूट सार्वजनिक क्यों नहीं है? इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया, वो पीएम की नाकामी से देश का ध्यान हटाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, विदेश नीति बर्बाद हो चुकी है, झटके लग रहे हैं और वो राहुल जी की विदेश यात्रा ले आए। इस तरह की बातें जानबूझकर ध्यान हटाने के लिए की जा रही हैं और लाई जा रही हैं। सुनिए जरा संबित पात्रा को भी और जयराम रमेश को। 23 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अचानक मौसम ने करवट ली और 100 जाने ले ली। 50 फीट तक उड़ गए नन्हे मियां। ऐसी आंधी आई कि एक शख्स 50 फीट उड़ गया। यह तस्वीर देखिए जरा, इस शख्स को देख रहे हैं? आंधी आई, बरेली की तस्वीर है, बोर्ड के साथ यह शख्स उड़ गया आसमान। एक और तस्वीर आई आपको दिखाऊं, उन्नाव से देखिए। ये गाड़ी खड़ी थी और अचानक पूरा पेड़ गाड़ी पर गिर गया। उन्नाव की तस्वीर है ये।
ऐसी ही तस्वीर सीतापुर से एक आई है। सीतापुर में देखिए रास्ते से पेड़ हटाए जा रहे हैं, जेसीबी लगाई गई है, कटर लगाए गए हैं, पेड़ों को काट कर हटाया जा रहा है। अब आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं आंधी से अलग अलग जिलों में। ये भारत का नक्शा है और यूपी में देखिए जरा, प्रयागराज में 21 मौतें हुई हैं, भदोही में 17 मौतें हुई हैं, मिर्जापुर में 15 मौत हुई है आंधी से, फतेहपुर में 10 मौत, उन्नाव में 6 मौत हुई है, बदायूं में 6 मौत हुई है और प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जान गई है आंधी बारिश से। बरेली में भी 4 मौत, कुल 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है, एक शख्स कैसे इतनी जोर आंधी आई कि हवा में उड़ गया। पहली बार लोगों ने इस तरह की तस्वीर देखी कि कोई इंसान उड़ गया हो हवा में, और वो थे नन्हे मियां। यूपी के बरेली में तेज आंधी और जबरदस्त तूफान ने कहर बरपाया। वहां 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। हाल यह था कि जगह जगह पेड़ उखड़े, घरों को भी नुकसान हुआ और इसी बीच आंधी में एक शख्स 50 फीट दूर तक उड़ता दिखाई दिया। जो शख्स टीन शेड के साथ उड़ता दिखा उसका नाम नन्हे मियां है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के साथ वो गाड़ी से सामान लेकर आए थे। सामान उतारते वक्त बादल घिराए थे और मौसम खराब हो गया। बारिश और तेज हवा की वजह से वो पास में टीन शेड के नीचे छिप गए। टीन शेड से एक रस्सी बंधी थी। नन्हे मियां ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन आंधी तेज होने पर रस्सी पर नन्हे मियां की पकड़ छूटती गई। आखिर में तूफान और ज्यादा दबाव की वजह से रस्सी ही टूट गई और इसका असर ऐसा हुआ कि नन्हे मियां टीन शेड के साथ हवा में उड़ गए। तेज हवा में वो संभल नहीं पाए और हवा में काफी ऊपर उड़ गए। आंधी की चपेट में आने के बाद नन्हे मियां 50 फीट दूर तक उड़े। वो थोड़ी दूर जाकर खेत में गिरे, जहां उन्हें काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल अस्पताल में नन्हे मियां का इलाज किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नन्हे मियां क्या कह रहे हैं। हवा मानो दिखाई नहीं कितनी तेज आई। उसके साथ में रस्सी के साथ में हम गाड़ी पकड़ ली और टीम में भी बैठे खड़े हुए, तो वो ऐसा है। बाकी रस्सी के साथ ही चले गए, इतनी तेज हवा आई। अब जाना पता कितने ऊंचे गए कितने बाद। और आइए अब आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है आंधी और बारिश से। अलग अलग जगहों से जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक तूफान में आंधी, यूपी में आंधी तूफान की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की वजह से जगह जगह नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि तूफान की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी में कल आई तेज बारिश और आंधी का असर इतना जोरदार है कि बाराबंकी, सीतापुर समेत कई जिलों के 2000 गांवों की बिजली गुल है। पेड़ गिरने से कई जगह रास्ते बंद हो गए, जिसको साफ किया जा रहा है। ओलावृष्टि की वजह से किसानों के फसलों को भी नुकसान हुआ है। आंधी से हुए नुकसान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में। उन्होंने 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है पीड़ितों को हर संभव जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि यूपी में आने वाले दिनों में सामान्य मौसम रहने वाला है। अगले 2 दिनों में कई जिलों में तापमान बढ़ने और लू का अलर्ट जारी किया गया है। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। इस साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। यूपी के बारे में मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी त्रासदी, 89 लोग मारे गए हैं, क्यों हुआ है ऐसा? देखिए, कल एक जो था सुबह सर्कुलेशन था, उस समय हमने एक जल अलर्ट तो दे रखा था। उसके बाद एक काफी बड़ा सेल डेवलप हुआ, तो स्लोली हमने जो वार्निंग था नॉकास्ट में इसको कवर किया। तो कुछ घंटे पहले हमने इसका रेड अलर्ट भी दे रखा था। अगर आप आज की बात करें तो आज पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो थंडरस्टॉर्म के साथ जो हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर कहीं न कहीं